दैट मीडियम, उसके पास जो पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो है इलास्टिसिटी. नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? मैंने से इलास्टिसिटी, अभी मैंने आपको बताया कि लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्सन यहाँ पर है एंड दैट पर्सन इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड. वो पर्सन यहाँ से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. जब वो पर्सन यहाँ से साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, व्हेन दिस पर्सन इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड, यहाँ पर जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है वो सब क्या हो जाते हैं? व्हाट हैपेंस टू द एयर मॉलिक्यूल्स? व्हाट हैपेंस टू देम? दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. वाइब्रेट करते हैं. डू यू रिमेंबर दिस? Yes, yes. सो जब वो वाइब्रेट करते हैं, समझो ये आपका एयर मॉलिक्यूल है, ठीक है. जब वो वाइब्रेट करता है, पहले आप इलास्टिसिटी का मतलब समझो. डू यू नो रबर? रबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रबर. रबर को हम जब स्ट्रेच करते हैं तो उसका साइज और शेप चेंज हो जाता है, राइट? इट चेंजेस. समझो मैंने ये रबर स्ट्रेच कर दिया, पर जैसे ही मैं अपना फोर्स निकाल देती हूँ, जैसे ही मैंने अपना हाथ हटा दिया, रबर क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू रबर? इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल साइज और शेप. यस और नो? ये जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी से मटेरियल अपना रियल साइज और शेप ले लेता है, इस प्रॉपर्टी को ही हम इलास्टिसिटी बोलते हैं. वी कॉल दिस प्रॉपर्टी एज इलास्टिसिटी. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? when we Yes, stretch yes. something, when we stretch something, वो अपना साइज या शेप चेंज कर देता है, पर जैसे ही हम उससे अपना फोर्स निकाल देते हैं, when we remove the force, वो अगेन अपने ओरिजिनल साइज और शेप पे चला जाता है. इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? what it is called as, what is property is called as elasticity. Is this very clear? Right? Yes, yes. Now just try to understand, जो फोर्स साइज और शेप को चेंज करता है, the force that changes the size or shape, the force that changes the size or shape are called as deforming forces. क्या बोलते हैं उसको? डिफॉर्मिंग Deforming forces. फोर्सेस. डिफॉर्मिंग का मतलब होता है साइज या शेप का चेंज होना, डिफॉर्म होना. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन का मतलब होता है साइज या शेप का चेंज होना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब आप किसी चीज पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, जब आप किसी चीज पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, उसका साइज या शेप चेंज हो जाता है. पर जैसे ही आप अपना डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हो, उसका साइज या शेप वापस रियल साइज पे चला जाता है. उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? समझ में आया मैंने क्या कहा? नाउ ये प्रॉपर्टी आपके कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए. योर मॉलिक्यूल शुड हैव दिस प्रॉपर्टी, कि उनके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए. व्हाई इट इज सो? क्यों होनी चाहिए? देखो जरा यहाँ पर, समझो ये मेरा एयर मॉलिक्यूल है, इस पे आके मेरे साउंड एनर्जी लगी. साउंड एनर्जी लगते ही इट गॉट डिस्टर्ब, राइट? जैसे ही ये डिस्टर्ब हो गई, डिस्टर्ब होते ही अगर ये ऐसे के ऐसे ही रह जाए तो क्या है, सेकंड साउंड एनर्जी के लिए ये वापस जाकर रेडी हो पाएगी क्या? नहीं. जैसे ही उसने अपनी साउंड एनर्जी आगे वाले पार्टिकल को पास कर दिया कि ठीक है तू ये साउंड एनर्जी आगे हो जा, वापस उसको क्या करना चाहिए? व्हाट इट शुड डू? व्हाट इट शुड डू? इट शुड गो टू इट्स ओरिजिनल साइज, राइट? राइट. सो अगर आपका जो मॉलिक्यूल है उसका साइज या शेप डिस्टर्ब हो गया, तो जैसे ही वो अपना डिफॉर्मिंग फोर्स आगे भेज देगा, जैसे ही वो अपनी साउंड एनर्जी आगे भेजेगा, वापस उसको क्या करना चाहिए? वाइब्रेट. पहले वो वैसे मुड़ा, बेंड हुआ, जैसे ही साउंड एनर्जी आगे पास की, इट शुड अगेन कम टू इट्स ओरिजिनल प्लेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? Yes. और विस्मी को छोड़ के बाकी किसी का भी क्यों कैमराज ऑन नहीं है? मिस कॉल आया था मुझे. ओके.
What about Divya and what about other people? श्रद्धा, आप लोग ऐसे करोगे तो आप लोग का साइंस बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, पास होना भी मुश्किल हो जाएगा, मैं स्ट्रेट अवे बोल रही हूँ. सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, जैसे ही मेरी एनर्जी आकर पार्टिकल्स को टकराती है, मेरे पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं. वाइब्रेशन करने के बाद जैसे ही वो पार्टिकल मुड़ा, उसने आगे वाले पार्टिकल के साथ कोलाइड हुआ. कोलाइड होने के बाद वो अपनी साउंड एनर्जी आगे पास कर देता है. इट गिव्स टू द सेकेंड पार्टिकल. सेकेंड पार्टिकल को साउंड एनर्जी देने के बाद मेरा पहला पार्टिकल ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाना चाहिए. अगर वो नहीं आया तो वो दूसरे साउंड के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब मेरे मीडियम के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? विच प्रॉपर्टी माय मीडियम शुड हैव? माय मीडियम शुड हैव इलास्टिक प्रॉपर्टी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दैट जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स निकल जाए वो अपने ओरिजिनल साइज या शेप पे आ जाए. द सेकेंड प्रॉपर्टी that we need to do is inertia. ये inertia का मतलब क्या है? What do you mean by inertia? Is, let's say, आपने कभी देखा है जब आप like this is your fan, right? ये फैन आपने अटैच किया है and it is attached to your switchboard. स्विचबोर्ड से आपका करंट इस फैन के अंदर जाता है, ठीक है? मतलब आप इस फैन को करंट एनर्जी प्रोवाइड करते हो. व्हाट यू प्रोवाइड टू दिस फैन? क्या प्रोवाइड करते हो? Current energy. Yes. So you provide a current energy to this fan. जैसे ही आप ये फैन स्विच ऑफ करते हुए, जैसे ही यू स्विच ऑफ दिस फैन, क्या ये फैन तुरंत रुक जाता है क्या? No, miss. नो. थोड़ी देर तक ये गोल गोल घूमता है. अब ये क्यों घूमता है? इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, जब आप करंट प्रोवाइड करते हो, व्हेन यू प्रोवाइड द करंट, जब आप करंट प्रोवाइड करते हो, ये फैंस के जो छोटे छोटे मासेस है जिससे ये फैन बना हुआ है, राइट? ये छोटे छोटे मासेस क्या करते हैं? पहले अपने पॉकेट में एनर्जी स्टोर करके रख लेते हैं. दे स्टोर द एनर्जी. जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो, जो इन छोटे छोटे मासेस ने, ऑफ कोर्स योर फैन इज मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स मतलब छोटे छोटे मासेस. जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो, ये छोटे छोटे मासेस ने जो एनर्जी स्टोर करके रखी है, वो उस एनर्जी को यूज करना चालू कर देता है. जब तक उनके पॉकेट की एनर्जी रहती है तब तक आपका फैन गोल गोल घूमता है. जैसे ही ये मासेस की स्टोर की हुई एनर्जी खत्म, वो बंद हो जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो हर बॉडी के अंदर, हर बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर करने की ताकत होती है. एवरी बॉडी हैव द कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी. हर बॉडी करती है ये चीज. इसी प्रॉपर्टी को व्हाट वी कॉल्ड एज, इसी प्रॉपर्टी को वी कॉल्ड एज इनर्शिया. Inertia. समझ में आया? दैट इज ओनली द Yes, miss. रीजन कि आपके जो ट्रेन्स आते हैं, उनके जो मोटरमैन्स होते हैं, उन मोटरमैन्स को ये ऑर्डर दिया होता है कि अगर आपके ट्रेन के सामने, अगर आपके पटरी के ऊपर कोई एक पर्सन आए, इफ देयर इज वन पर्सन, तो वो ट्रेन उसको काटते हुए निकल जाए. स्टॉप नहीं कर सकते वो लोग अर्जेंट ट्रेन. दे कैन नॉट स्टॉप द ट्रेन. लाइक इवन इफ 10 पीपल्स आर स्टैंडिंग हियर और वो ट्रेन मोटरमैन को दिख रहा है कि वो 10 लोग वहां पे खड़े हैं, पास में आ गया है मोटरमैन, वो ट्रेन नहीं रोकेगा. वो ट्रेन से उनको काटते हुए निकल जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, miss. रीजन इज, आपके जो ट्रेन, जब आपने ट्रेन के अंदर फ्यूल को यूज किया, आपका ट्रेन का जो छोटा छोटा मासेस है जिससे आपका ट्रेन का डब्बे सब बने हुए हैं, वो फ्यूल क्या करते हैं? अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेते हैं. अगर अचानक से आपने इंजन को रोका तो पीछे के डब्बे क्या करते हैं? अपनी इस एनर्जी को यूज करके आगे जाने की कोशिश करते हैं.
और जैसे ही आगे जाने की कोशिश करेंगे, सिंस ये डब्बा तो रुक गया है, इंजन तो रुक गया है, ये सारे के सारे डब्बे से उलट कर आगे आ जाता है। मतलब जो ट्रेन में लोग हैं वो भी मर जाएंगे और जो बाहर सामने लोग थे वो भी मर जाएंगे, मतलब दोनों में से कोई नहीं बचेगा। सो इतने सारे लोगों को इनसाइड द ट्रेन हम लोग रिस्क पे नहीं ले सकते, इसलिए उनको ऑर्डर होता है कि इवन इफ यू सी 10 पीपल नियर बाय यू, कट देम एंड मूव अवे, निकल जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, miss. पूरी की पूरी ट्रेन इनर्शिया की वजह से उलट जाएगी। यही जो कैपेसिटी है, द कैपेसिटी टू स्टोर, द कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी is called inertia. ये छोटी छोटी जो मासेस है जो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज inertia. Inertia. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, miss. और यही सेम अथॉरिटी आपके ट्रक ड्राइवर्स के पास भी होती है। इसीलिए अगर कोई एक्सीडेंटल केसेस वगैरह हुआ तो ट्रक ड्राइवर्स के भी बचने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने भी ट्रक को अर्जेंटली या अचानक से रोका तो ट्रक के छोटे छोटे मासेस जो भी एनर्जी स्टोर किए होंगे उसको यूज करके पूरी ट्रक पलट जाएगी, रोल हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? Yes, miss. सो ये जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, दैट इज एनर्जी स्टोर करने की प्रॉपर्टी, ये मेरे मीडियम के पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? एक पर्सन यहां से बोला, वो पर्सन का साउंड एनर्जी थोड़ी देर तक आपके एयर मॉलिक्यूल के पास होता है, जब तक वो आगे जाकर उस साउंड एनर्जी को क्या करे, सामने वाले को दे दे। मतलब थोड़े देर तो इसको मेरे साउंड एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इट विल स्टोर द साउंड एनर्जी, राइट? थोड़ी देर तक स्टोर करेगा, आगे की तरफ बेंड होगा, आगे वाले को पास करेगा, मतलब देर तक तो इसको स्टोर करके रखने आना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? Yes, miss. सो पहली प्रॉपर्टी मेरे मीडियम के पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी मेरे मीडियम के पास क्या होना चाहिए? दूसरी प्रॉपर्टी मेरे मीडियम के पास क्या होना चाहिए? इट शुड हैव Inertia. inertia. Is this very much clear? Yes, miss. अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है वो समझो। समझो क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। There are some students on the first bench, second bench, third bench, fourth bench, fifth bench, और यहाँ पर टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है। अब होता क्या है, जितना फर्स्ट बेंच वाला सुनता है, क्या वही साउंड लास्ट बेंच वाले तक जाएगा क्या? No, miss. कि उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। पहले वालों को वही चीज ज्यादा जोर से सुनाई देता है, whereas लास्ट बेंच वालों को वही चीज थोड़ा सा लेट सुनाई देता है, सॉरी थोड़ा सा धीरे सुनाई देता है, राइट? दिस हैपेंस। Yes, miss. सो होता क्या है, ये जो बीच में लोग बैठे हुए हैं और ये जो बेंचेस वगैरह है, वो मेरे साउंड के लिए अपोजिशन का काम करता है, जिसको हम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब सामने से अपोज करने वाली चीज। और इस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से मेरा साउंड क्या होता जाता है, धीरे धीरे जितना आगे धीरे बढ़ेगा उतना होता कम है। होता जाएगा, राइट? Yes, miss. पर क्या आप ये चाहते हो क्या कि आप जो भी साउंड लगा रहे हो वो कम हो जाए? डू यू वांट दिस? No. नो। आप चाहते हो भाई जितना फर्स्ट वाले को मिल रहा है उतना ही लास्ट तक भी जाए। मतलब हमारे मीडियम का अपोजिंग प्रॉपर्टी, दैट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, वो कम होना चाहिए। इट शुड बी लेस, राइट? Yes, miss. ओके।
So these are the three properties that you should do. श्रद्धा जरा समझाओ मुझे तीनों की तीनों प्रॉपर्टी. पहले क्या प्रॉपर्टी समझाई, जरा समझाओ मुझे. कृष्णा, उत्कर्षा, गायत्री का तो रहना ना रहना ही की बराबर है. श्रद्धा आपसे ही पूछ रही हूं मैं. एक्सप्लेन मी द फर्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, साक्षी, विल यू ट्राई द फर्स्ट प्रॉपर्टी. Yes, miss. Deforming forces, जो forces को वापस से form कर सकता है. डिफॉर्मिंग फोर्सेस क्या फोर्सेस है, फिर से बोलो. जो फोर्स जो वापस से फॉर्म करता है ना मिस चीजें, मतलब इलास्टिसिटी जो होती है ना उसकी, एक जब चीज वापस से अपनी जगह पे आ सके. मतलब उसके पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए. डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो उसका साइज या शेप खराब कर दे, वो उसके पास नहीं होना चाहिए. वो हम लगाते हैं. लाइक जब आप रबर को खींचते हो, व्हेन यू स्ट्रेच द रबर, तो आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो. Yes, मतलब आप miss. उसका डिफॉर्मेशन करते हो, आप उसका साइज शेप खराब करते हो. और इलास्टिसिटी उस साइज शेप को क्या करती है, ठीक कर देती है वापस से. ठीक कर देती है. तो उसके पास इलास्टिसिटी होता है, हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं. आर यू Yes, miss. अंडरस्टैंडिंग? Yes, miss. Okay. Divya, will you try the second one? Yes, ma'am. It should possess the property of inertia so that it can store the energy into its atoms or particles. Yes, that's very good. Vismi, can you try the third one? The force um, 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 reforming force No, कुछ और ट्राई करो, फिर से ट्राई करो. I said that कि opposing forces ज्यादा नहीं होने चाहिए. You should not have a opposing force. This is the third property. That is frictional resistance. Opposition नहीं होना चाहिए, वरना जो साउंड फर्स्ट को जाएगा वो साउंड लास्ट तक जाएगा नहीं. हमको चाहिए कि जो साउंड फर्स्ट को जाए वही साउंड लास्ट तक जाए. Is this very clear? yes. ठीक है, लिख के लो. Write down. Characteristic of a medium. Characteristic of a medium. पहला लिखो. Write down first. The medium should be continuous. The medium should be continuous. The medium should be continuous. हम अपना स्टार्टिंग के दो प्रॉपर्टीज दिखा दिए हैं, इलास्टिसिटी के और इनर्शिया के. थर्ड वाला बस नहीं लिखा है. फर्स्ट और सेकंड लिखवाया है मैंने. हाँ, इलास्टिसिटी का लिखवा दिया है और इनर्शिया का भी लिखवा दिया है. तब तो जब मैंने आपको इनर्शिया समझाया तो आपने बोला क्यों नहीं? बस लिखवाया था आपने, समझाया नहीं था. तो थर्ड वाला अभी समझाया. हाउ इज इट पॉसिबल? पहले मैं लिखवाऊंगी क्यों, पहले तो समझाऊंगी ना. विस्मी, तुमने लिखा है? नहीं लिखा है मिस. Yes, miss.
तुमने भी लिखा है? हाँ मेरे को लिखी हूँ मैं। दिव्या ने लिखा है। उत्कर्षा तुमने लिखा है? ठीक है, लिखो थर्ड प्रॉपर्टी, लिखो देन। Write down the third property. There should be less frictional resistance. There should be less frictional resistance inside the medium. There should be less frictional resistance inside the medium. There should be less frictional resistance inside the medium. There should be less frictional resistance inside the medium. Is this done? Yes, miss. Okay. Give the next heading as phase. 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 अब ये फेज का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फेज? फेज का मतलब होता है कि आपका जो पार्टिकल है उसका कंडीशन क्या है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द कंडीशन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोविड फेज चल रहा है, देयर इज अ कोविड फेज, क्योंकि बाहर की कंडीशन वैसी है, सबको लोगों को सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, दिस एंड दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो फेज का मतलब होता है कंडीशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, miss. तो अगर मुझे बताना है कि मेरा यहाँ पर जो भी पार्टिकल है उसका फेज क्या है, तो वो फेज क्या क्या समझाता है वो देखो। पहली बात, वो कौन से एंगल पे है, एट विच एंगल इट इज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है पार्टिकल, तो कौन से एंगल पे है, व्हाट इज एंगल हियर, बोलो। 90 degree. यस, द एंगल इज 90 डिग्री, राइट। कौन से एंगल पे है, दूसरी चीज कौन से वेव में है, फर्स्ट वेव में है कि सेकेंड वेव में है कि थर्ड वेव में है, मतलब पहले वेवलेंथ में है या दूसरे वेवलेंथ में है। अभी ये पहला है, राइट, Yes. ये दूसरा है, तो ओके पहले ही वेवलेंथ में ये है, तो कौन से ऑसिलेशन में ये अवेलेबल है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, दैट इज इन विच वेव इट इज प्रेजेंट, कौन से वेव में प्रेजेंट है, दैट इज डिफाइंड। इज दिस वेरी क्लियर? Yes, miss. एंड थर्ड चीज, उसके आगे चीजें कहां पर जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके आगे की चीजें देखें तो कहां जा रही है, where it is going, downward. So after that डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा वो भी समझाता है। तो फेज आपको कंडीशन के बारे में समझाता है, ये फेज एक्सप्लेन्स यू अबाउट द कंडीशन। और कंडीशंस में बताते वक्त वो क्या क्या बताता है, कौन से एंगल पे बैठा है, कौन से वेव में बैठा है, पहले वेव में बैठा है कि दूसरे वेव में बैठा है कि तीसरे वेव में बैठा है, मतलब पहला वेव बन रहा है या दूसरा वेव बन रहा है या तीसरा वेव बन रहा है। और तीसरी चीज, वहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे क्या होगी, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, miss. नाउ व्हाट इज फेज एंगल? अब ये कौन से एंगल पे बैठा हुआ था, विच एंगल इट वाज सिटिंग? 90 degree. So the angle which the particle is present, जिस भी एंगल पे आपका पार्टिकल बैठा हुआ है उसी को हम फेज एंगल बोलते हैं, समझे?
समझा व्हाट इज इट? Yes, miss. अगर पार्टिकल समझो यहाँ बैठा हुआ है तो व्हाट इज द फेज एंगल? 180 degree. Yes, it's 180 degree. Is this very clear? Yes, miss. And okay, now give the heading phase दे दिया, write down. Phase is defined as, नहीं phase is defined as मत लिखो. Phase explains the phase explains the condition of a particle. Phase explains the condition of the particle. Phase explains the condition of the particle. That is, it explains the angle at which the particle is present. The angle at which the particle is present. The angle at which the particle is present. Second point, the wave in which it is sitting, या फिर लिखो the number of wave, the wave in which it is sitting नहीं लिखो, the number of wave in which the particle is present, the number of wave in which the particle is present, the number of wave in which the particle is present, the number of wave in which the particle is present. Third लिखो, the direction of the velocity. The direction of the velocity. The direction of the velocity. Is it clear? Yes, miss. Okay. Next लिखो phase angle. Phase angle. लिखो. The angle at which the particle is present is called as phase angle. Is called as phase angle. Is this done?
Yes, yes. Okay. Give the next heading as characteristics of progressive waves. Characteristics of progressive waves. Characteristics of progressive wave. So, पहला लिखो A, transverse wave. Transverse wave. दे दिया हेडिंग. Yes, अब yes. हम प्रोग्रेसिव वेव के सबसे पहले ऐसे टाइप ऑफ वेव के साथ डील करने वाले हैं. प्रोग्रेसिव का मतलब मैंने समझाया था ना आपको. Did I explain you about what is progressive wave? प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव नहीं हुआ है. देखो जरा पीछे जाके. हुआ है मैम. चलो बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव. Standing wave is a stationary wave and progressive wave is a traveling wave. दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? उसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है मिस. यस. प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होते हैं जिनके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है. वैसे स्टैंडिंग वेव वो वेव होते हैं कि वो एनर्जी को अपनी ही जगह पे लेकर ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, एनर्जी को आगे जाने नहीं देते. वैसे प्रोग्रेसिव वेव जैसे कि साउंड वेव है, साउंड वेव में क्या होता है, पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं और साउंड एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपके कान तक पहुंच रही है. राइट? समझा? Yes, yes. सो प्रोग्रेसिव वेव का पहला टाइप है ट्रांसवर्स वेव. हमको इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं. सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन लिख दो. वहां पे पीछे लिखवाया है ना, देख के जाके लिख दो. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक उसका खुद का डेफिनेशन ही है. राइट डाउन द डेफिनेशन. Once you're done, let me know. Are you done? हो गया मिस. हो गया. ओके. अब ट्रांसवर्स वेव में तुमने पानी के वेव्स को देखा है, ऐसा चलता है. इसको हम कहते हैं हाँ, क्रस्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रफ. मतलब जब आपका ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम से पास होता है, वो मीडियम को क्रस्ट और ट्रफ में डिवाइड कर देता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. और यही क्रस्ट और ट्रफ एनर्जी ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. राइट डाउन. व्हेन द ट्रांसवर्स वेव passes through the medium,
when the transverse wave passes through the medium, when the transverse wave passes through the medium, it divides the medium into crust and trough. It divides the medium into crust and trough. And this crust and trough are responsible for transfer of energy. And this crust and trough are responsible for transfer of energy. मिस रिपीट करिए ये वापस. हाँ. When the transverse wave passes through the medium, when the transverse wave passes through the medium, when the transverse wave passes through the medium, it divides the medium. It divides the medium into crust and trough. It divides the medium into crust and trough. And this crust and trough are responsible for transfer of energy. And this crust and trough are responsible for transfer of energy. This is done? Yes, miss. Okay. Next point. The medium should have, जो हम पीछे भी देख चुके हैं, the medium should have elastic property. The medium should have elastic property. The medium should have elastic property. For the transfer of transverse wave. For the transfer of transverse wave. Next point. Next point. Transverse wave can only pass through solid. Transverse wave can only pass through solid and surface of the liquid. And surface of the liquid. अब इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी. यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे. आप लोग यहाँ तक पढ़ के आओगे. दिस इज वेरी क्लियर? Yes, miss. Okay. Bye everyone. Take care. Bye, miss. Thank you.